गाजियाबाद में भी चुनावी प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं पार्टियां और गाजियाबाद की सीट को फतेह करने के लिए तमाम पार्टियों ने दमखम दिखाने का पूरा प्रयास किया है। ऐसे में तमाम पार्टियों की तैयारी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आकाश? जी जी मनीषा, मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद में जो उपचुनाव होने हैं, जो उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो वहीं गाजियाबाद की जो शहर विधानसभा है उसमें जो पिछले विधायक थे वो अतुल गर्ग थे और वो अब जीतकर सांसद बन गए हैं, जिसके बाद ये सीट जो सदर सीट है वो खाली हो गई थी, उसी पर ही उपचुनाव होना है। आज योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री गाजियाबाद के लाइन पार क्षेत्र विजयनगर में एक रोड शो करेंगे और जो योगी आदित्यनाथ हैं वो इस समय कानपुर में उन्होंने एक रोड शो किया जिसमें देखा गया था कि भारी तादाद में जो लोग हैं उन्हें देखने के लिए वहां मौजूद थे। तो इसी को लेकर जो गाजियाबाद की शहर सीट है वो भाजपा की सीट मानी जाती है, क्योंकि अक्सर यहाँ से भाजपा के ही विधायक जो हैं वो चुनकर आते हैं और इसी को लेकर वो सीट बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ लगातार गाजियाबाद के दौरे पर रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में एक रैली को संबोधित किया था, उसके बाद तुरंत अब आज जो एक रोड शो है उसको योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे और साथ में जो भारी तादाद में जो लोग हैं वो योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए मौके पर मौजूद रहेंगे, जिसके साथ पुलिस ने भी जो सारे बंदोबस्त हैं वो पूरे कर लिए हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी में सीएम की सिक्योरिटी की गई है और साथ ही जो आसपास के रोड हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है, रूट डाइवर्ट किया गया। और बात करें इस शहर विधानसभा की, तो शहर विधानसभा में जो पिछले चुनावों में कांग्रेस की जो बढ़त देखने को मिली है उससे लिहाजा ये साफ होता नजर आ रहा है कि जो भाजपा के शीर्ष नेता हैं वो इस बात से चिंतित है कि जो कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है उसको देखते हुए वो लगातार अपने वोट बैंक में जो वोटों की बढ़ोतरी है वो की जा रही है। तो वहीं जो वोट भाजपा का जो वोट शेयर है वो भी कम होता नजर आ रहा है। अब इसी के लिए इन्हीं वोटों को साधने के लिए जो गाजियाबाद सीएम योगी आ रहे हैं वो इन्हीं वोटों को साधने वो गाजियाबाद आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि योगी का जो रोड शो होगा उसमें कितनी भारी तादाद में जो गाजियाबाद की जनता है वो वहां मौके पर पहुंचती है। अगर बात करें बसपा की, तो बसपा ने गाजियाबाद से पीएन गर्ग को चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन जो बसपा के कैंडिडेट हैं वो तीसरे नंबर पर आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने जनता से बात की थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो बसपा के कैंडिडेट हैं वो सामाजिक रूप से लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं, ना डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, ना ही उनका जो उम्मीदवार है उनके नाम किसी को पता है। वो सिर्फ एक डमी कैंडिडेट हैं जो सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो वहीं अगर बात करें सपा कैंडिडेट की, जो जाटव समाज से आते हैं, उनका वोट बैंक काफी बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले ही दिनों अखिलेश यादव ने भी गाजियाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित किया था, तो इसमें भारी तादाद में लोगों की भीड़ जो थी वो मौजूद थी और उन्होंने भी इस दौरान गाजियाबाद की जो शहर सीट है तमाम मुद्दों को उठाया, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे लाइन पार क्षेत्र में जाम का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो और चाहे सड़कों के मुद्दे हो। तो तमाम जो छोटे मुद्दे हैं वो जो सपा विधायक हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं। उन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में भी इस बात से रोष है, क्योंकि लैंड पार क्षेत्र में लगातार जो जाम की समस्या है वो एक बड़ी समस्या बनी हुई है। लोगों को दिन प्रतिदिन इस जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। साथ ही जो पानी की समस्या है, प्रदूषण, जो पानी का लेवल होता है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो शहर विधानसभा है उसमें इन सभी मुद्दों पर कोई काम होता नजर नहीं आ रहा है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर जो सपा उम्मीदवार हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार उनका जो जनाधार है वो बढ़ता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी जो त्रिकोणीय ये मुकाबला है आखिरकार इसमें निकलकर क्या सामने आता है। जी मनीषा। बिल्कुल, और कानपुर से दीपक का भी रुख कर लेते हैं, लगातार बने हुए हमारे साथ। तो दीपक, कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ काफी जोरों शोरों से गरजते हुए नजर आए और जन समर्थन जुटाते हुए नजर आए। ऐसे में क्या लगता है सियासी बयार किस तरफ चलती हुई? की तारीख जब से घोषित हो गई इसके बाद लगातार जो पार्टियां हैं वो अपना प्रचार प्रसार जो है बड़े ही धुआंधार तरीके से कर रहे हैं। अगर कानपुर की सूटामऊ सीट की बात करें तो इस बार ये सीट जो है बीजेपी की साल का दांव बनी हुई है, क्योंकि देखा गया कि जिस तरीके से लोकसभा से चुनाव हुआ उसमें एनडी गठबंधन की सीटें जो है उत्तर प्रदेश में उन्होंने बढ़त बनाई और यही कारण है कि विपक्ष की पार्टियां हैं वो काफी उत्सव दिखाई। और दूसरी तरफ जहाँ मुख्यमंत्री खुद जो है प्रचार की जो है कमान संभाले हुए और उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर जो है बीजेपी का झंडा फहराने की फिराक में है। तो सीतामऊ सीट ये कानपुर की ऐसी सीट है जिसपे जो है साल का दांव बना हुआ है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री पहले जनसभा को संबोधित किया था लगभग 2 दिन पहले और इसके बाद आज कानपुर में उन्होंने रोड शो किया। करीब 1 किलोमीटर का ये पूरा रोड शो रहा और करीब 1 घंटा 20 मिनट का ये रोड शो रहा और इस रोड शो में देखा गया कि भारी तादाद में जो है जनता पहुंची और कार्यकर्ता पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। जैसे ही मुख्यमंत्री कानपुर पहुंचे और रथ से सवार होकर रोड शो वाली जगह से निकलने लगे, वैसे छत पे जो लोग चढ़े हुए थे
वो फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद लगातार एक ही आवाज निकल के सामने आई कि इस बार जो है सुरेश अवस्थी को सीतामऊ सीट से जिताना और विधायक बनाना है, क्योंकि ये कहा गया देखा गया कि 1991 में ये सीट जो है बीजेपी के खाते में आई थी और इसके बाद से लगातार ये सीट बीजेपी के खाते में नहीं रही है। यही कारण है कि जब से चुनाव की तारीखें का ऐलान हुआ था तो उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं, वो सीनियर मंत्री, वो लगातार कानपुर में डेरा जमाए हुए थे और लगातार घर घर जाके जो है सबसे बातचीत की और मतदाताओं को बताया कि किस तरीके से जो पूर्व के विधायक रहे हैं, जो जेल में है, वो एक महिला के घर आगजनी मामले में वो जेल गए हैं। तो जितने दिन समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं वो गुंडे, अपराधी और माफिया किस्म के रहे हैं। और यही कारण है कि इस बार अब बीजेपी का प्रत्याशी जो उतारा गया और इस बार जनता ने भी यह ठाना है कि बीजेपी का ही प्रत्याशी जीतेगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस बार बीजेपी का प्रत्याशी यहाँ से जीत बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, क्योंकि 2 बार के ये जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, 2 बार से ये हारे हुए प्रत्याशी और बीजेपी ने तीसरी बार भी इन पर दांव लगाया। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात कर लें तो लगातार 3 बार से जो है समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ पर रहे हैं और इसके बाद समाजवादी पार्टी ने इस बार इरफान सोलंकी जो जेल में है उनको, उनकी पत्नी को जो है सीतामऊ सीट से प्रत्याशी बनाया। और अभी हाल ही में ये देखा गया कि हाईकोर्ट ने भी इरफान सोलंकी को राहत दी। हालांकि अभी वो जेल से नहीं आ पाएंगे। अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो सीतामऊ सीट में जो है विधानसभा में वो 40 और प्लस 60 का देखा गया है। और सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो विधानसभा के चुनाव में बनेगा वो लाल इमली का मुद्दा बनेगा, क्योंकि जब इसके पहले लोकसभा में जो चुनने के लिए मुख्यमंत्री की रैली हुई थी उसमें मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा था कि लाल इमली जो है वो चालू की जाएगी, उनके जो कर्मचारी हैं उनको फिर से वहाँ नौकरी दी जाएगी और जो वेतन रुका हुआ है उनको दिया जाएगा। जब हमने लोगों से बात की तो कहीं न कहीं ये नाराजगी देखी गई लोगों में। जब चुनाव आता है तो लॉलीपॉप दिया जाता है, इसके बाद लोग भूल जाते हैं, चाहे बीजेपी से हो या फिर दूसरी पार्टी को। अगर दलित समाज की बात की जाए तो जिस तरीके से दलितों का कहा गया था कि बीजेपी पर नाराज है, लेकिन जब दलितों से बात की गई तो उनका भी साफ तौर से कहना है कि हम जो है समाजवादी बीजेपी के सपोर्टर हैं, इसके बाद भी बीजेपी हम लोगों का साथ नहीं देती और विकास कार्य जो है वो नहीं होते हैं। विकास कार्य केवल और केवल बीजेपी के ही जगह होते हैं। कोई समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो मुस्लिम वर्ग का जो वोटर है वो भी इस बार जो है बीजेपी के खेमे में जा रहा है, क्योंकि ये कहा गया कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो जो है कहीं ना कहीं विकास कार्य जो है वो कम कराते हैं। और यही कारण है कि इस बार जो है ये 7 चुनाव बनी हुई है। देखना ये होगा कि क्या इस सीट पर कानपुर पे बीजेपी परचम लहरा पाता है कि नहीं लहरा पाता है। हालांकि लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 बार कानपुर पहुंचे और तीसरी बार रोसपा किया। तो अगर ये सीट बीजेपी के खाते में नहीं आती है तो एक लगातार चर्चा चल रही है उपचुनाव को लेकर। जिस तरह से तमाम पार्टियां चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं, ऐसे में इस उपचुनाव के दंगल में किसका मंगल होता हुआ नजर आने वाला है, ये तस्वीर क्लियर हो जाएगी। और तस्वीर के क्लियर होने से पहले लगातार हम भी ये जांचने की और भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि किस पार्टी का कितना दबदबा जनता पर देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगह से लगातार सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रयागराज से राघवेंद्र मिश्रा, आपका रुख करना चाहेंगे। देखिए, फूलपुर में जमकर गरजते हुए नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और फूलपुर की जनता से काफी ज्यादा वादे भी किए गए हैं, बड़े बड़े दावे भी किए गए हैं। लेकिन महाकुंभ से पहले देखिए, फूलपुर की जो उपचुनाव सीट, जिस सीट पर चुनाव होने जा रहा है, ऐसे में हाई प्रोफाइल सीट होने के नाते चुनावी प्रचार के लिए जो पार्टियां हैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। ऐसे में तमाम पार्टियों की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे और बीजेपी की दावेदारी कितनी ज्यादा मजबूत देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल मनीषा, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ 6 दिनों के अंदर 2 दिन फूलपुर विधानसभा के लिए प्रचार करने आए, जनसभा को संबोधित करने आए, तो इससे जो है स्पष्ट होता है कि यह हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है, बिल्कुल हार्ड सीट बन चुकी है। क्योंकि फूलपुर विधानसभा की साख बचाने और बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने के लिए कोई कसर भाजपा के जो भी पदाधिकारी है, ये स्वयं योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर चुके हैं, कोई कोर कसर छोड़ नहीं रख रहे हैं। पिछली बार अगर 10 नवंबर की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था कि जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई, तो सीधे तौर पर उन्होंने महिला सुरक्षा की बात की थी और सपा गवर्नमेंट पर सीधा निशाना साधा था। और आज जो उन्होंने जनसभा में जनता को संबोधित किया दीपक पटेल के प्रचार में उनको जिताने के लिए, तो उन्होंने सीधा कहा कि ना कर्फ्यू ना दंगा, पूरा प्रयागराज चंगा, पूरा यूपी चंगा। तो सीधे तौर पर योगी का प्रहार है सपा के ऊपर कि जिस प्रकार से पहले सपा सरकार रहती थी वहां पर गुंडे बदमाश होते थे, महिलाएं असुरक्षित रहती थी, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। तो कई मुद्दों को लेकर जो है सपा को जो है योगी सरकार ने आज घेरा है
और इसके साथ ही साथ उन्होंने भाजपा की तमाम विकास योजनाओं की भी चर्चा किया है। तो इससे माना जा रहा है कि आज की जो सभा थी योगी आदित्यनाथ की फूलपुर में, उन्होंने जनता से डायरेक्ट रूबरू होने के लिए पूरा प्रयास किया है। और फूलपुर विधानसभा की अगर राजनीतिक समीकरण की बात किया जाए कि यहाँ पर जो है किस राजनीतिक दल को बढ़त मिल रही है या कौन जो है अपना पीछे जा रहा है, तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि सपा और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, सीधे कांटे की टक्कर है। क्योंकि पिछली बार भी जो भाजपा के प्रत्याशी प्रवीण पटेल जीते थे सपा कैंडिडेट से, मात्र 2700 मतों से जो है जीते थे। कम अंतर था, मतों का जो जीत हार का जो अंतर था वो कम था। इसीलिए मुस्तफा सिद्दीकी को जो है सपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो सपा का सीधा फैक्टर है, अखिलेश यादव का सीधा फैक्टर, एमवाई फैक्टर, उनका मुसलमान और यादव वोट जो एक रहेंगे, क्योंकि इनकी संख्या भी यहाँ पर लमसम ज्यादा है। सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है कुर्मी मतदाता है फूलपुर में, लगभग 70,000 उनकी संख्या है। अगर जातीय समर समीकरण की बात की जाए तो फूलपुर में चुनाव प्रचार तो सारे दिग्गज, सारे नेता अपने अपने पक्ष के लिए कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, किंतु यहाँ पर जातीयता पूरी तरह से हावी रहती है। तो जातीय समीकरण के आधार पर यहाँ का चुनाव जो है निश्चित होता है। तो जातीय समीकरण की अगर बात किया जाए, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर कुर्मी मतदाता लगभग 70,000 हैं, 65,000 लगभग यादव हैं, 50,000 के लगभग ब्राह्मण हैं, और जो है जो सवर्ण में कायस्थ आते हैं, बनिया आते हैं, इनकी भी संख्या लगभग 30,000 के ऊपर है। और जो दलित मतदाता है, दलित मतदाता की भी संख्या लगभग 45,000 है। तो बिल्कुल राघवेंद्र, और देखना वाकई में दिलचस्प रहने वाला है कि जातीय समीकरणों को साधते हुए कौन सी पार्टी आगे निकल पाती है। और अलीगढ़ से विक्रांत आपका रुख करना चाहेंगे। देखिए विक्रांत, अगर खैर विधानसभा सीट की बात की जाए तो चुनौतियां काफी ज्यादा है, और ऐसे में जनता को साधने के साथ साथ किसानों को किस तरह से साधा जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है पार्टी के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो चलिए, विक्रांत से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है। लालचंद के पास आते हुए, लालचंद, तो देखिए तमाम विधानसभा के उपचुनाव को लेकर चर्चा चल रही है, और ऐसे में 9 सीटों पर चुनावी दंगल में किस पार्टी का मंगल होगा ये कहना अभी काफी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि तमाम पार्टियों के अपने अपने वादे हैं, अपने अपने दावे हैं। ऐसे में तमाम पार्टियों के दावों को लेकर, वादों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, और किस तरह से जनता का मूड बदलता हुआ या पार्टियों के फेवर में जाता हुआ? में होने वाले 9 सीटों पर उपचुनाव को तो 20 नवंबर को यहाँ पर मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। नतीजे क्या होंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये जरूर देखने को मिल रहा है कि चुनाव से पहले सभी पार्टियां कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो लगातार सभी 9 सीटों पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के जो 30 मंत्री है वो भी लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, क्योंकि कटहरी के प्रभारी भी हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुखिया होने के नाते किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है ताबड़तोड़ जहां जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष पर भी पूरी तरीके से हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जीत के बाद से ही उत्साहित दिखाई दे रही है और जीत और मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। पीडीए का नारा जो लोकसभा चुनाव में दिया गया था, उसी नारे को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के नारे की काट निकाली है। प्रत्याशियों को मैदान में क्योंकि 4 ओबीसी कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे हैं और एक आरएलडी ने अपना कैंडिडेट उतारा है मीरापुर से, तो जाहिर सी बात है एक तरफ जहां आरएलडी मीरापुर की सीट जीतने को लेकर पूरी तरीके से तैयारी करते हुए दिखाई दे, जयंत चौधरी वहां पर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे, तो वहीं 8 सीटों पर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से कमान संभाली, और लगातार जहां प्रचार प्रसार कर रहे बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार जनता से वोट की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता लगे हुए हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा नारा दिया, जहां कैंडिडेट भी समाजवादी पार्टी के विरोध में, या कहा जाए कि उनके जो पीडीए का नारा है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कैंडिडेट उतारे हैं, तो वहीं कटेंगे बटों के जो नारा था वो भी कितना कारगर साबित होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार बयानबाजी के लिए पोस्टर वार चला, तो वहीं अखिलेश यादव की तरफ से भी नारा दिया कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तो कहीं ना कहीं इस नारे का कितना फायदा होगा
जो है समाजवादी पार्टी को ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो उपचुनाव नहीं लड़ती थी वो भी मैदान में। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई भी इस तरीके का बड़ा प्रचार प्रसार नहीं किया गया। बसपा सुप्रीमो नहीं दिखाई दी और आकाश आनंद भी नहीं दिखाई दिए प्रचार प्रसार करते हुए। तो ऐसे में जरूर कहा जा सकता है कि जो टक्कर है उपचुनाव में 9 सीटों पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रही है। बिल्कुल लालचंद, चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। लगातार चर्चा हो रही है यूपी में उपचुनाव को लेकर और सीधा रुख करते हैं गाजियाबाद से आकाश का एक बार फिर से। आकाश, देखिए आपने तमाम परेशानियों का जिक्र किया था, तमाम ऐसे मुद्दों का जिक्र किया था जिनमें बीजेपी कहीं ना कहीं काफी पीछे नजर आ रही है और बीजेपी को काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और शायद यही कारण है कि आज गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ कमान संभालते हुए नजर आएंगे और एक रोड शो करते हुए नजर आएंगे, भारी संख्या में जन समर्थन जुटाते हुए नजर आएंगे। बीजेपी की पुश्तैनी सीट मानी जाती है, क्योंकि तमाम जितने भी चुनाव होते हैं वहाँ गाजियाबाद में भाजपा ही जीतती है, चाहे वो विधायक के चुनाव हो, चाहे सांसद के और चाहे मेयर के। इस वक्त मेयर भी जो है वो बीजेपी की हैं और जो 4 विधायक गाजियाबाद में इस समय मौजूद हैं वो भी भाजपा के हैं और सांसद भी अतुल गर्ग जो है वो भी भाजपा के हैं। तो ये जो सीट गाजियाबाद शहर विधानसभा की जो सीट है, ये जीतना भाजपा के लिए उतना ही चुनौतीपूर्ण है जितना सपा और कांग्रेस गठबंधन के लिए ये सीट जीतना। क्योंकि सपा और कांग्रेस गठबंधन के बाद लगातार मजबूत होती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार उनका वोट शेयर जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। तो यही जो चिंता का विषय है, ये भाजपा को खाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये सीट अगर भाजपा के हाथ से निकलती है तो इस सीट को दोबारा जीतना लोहे के चने चबाने के बराबर होगा। तो इसी लिहाज से जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार गाजियाबाद शहर विधानसभा पर प्रचार करते नजर आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे थे और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था और आक्रामक एक भाषण देने के साथ साथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया था। अब दोबारा वो आज गाजियाबाद लाइन पार्क क्षेत्र में जो है वो रोड शो करते नजर आएंगे और इस दौरान वो दोबारा आक्रामक जो बयान है, लगातार जिस बयानों के लिए वो योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं, उन्हें सुनने के लिए भी भीड़ जो है काफी तादाद में वहां पहुंचती है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह लगातार इस सीट पर प्रचार करते नजर आ रहे हैं, भाजपा के उम्मीदवार हैं संजीव शर्मा, वो गाजियाबाद शहर महानगर अध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा के, तो उनके जो प्रचार में योगी आदित्यनाथ लगातार आ रहे हैं, तो ये देखा जा रहा है कि जो शहर विधानसभा की सीट है वो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर उस पर होती नजर आ रही है। क्योंकि जो सपा और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं जाटव समाज से आते हैं और अगर जाटव और मुस्लिम ये 2 वोट अगर एक साथ सपा और कांग्रेस को पड़ते हैं तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सपा ये सीट जीत सकती है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को ये पता है कि अगर गाजियाबाद की शहर विधानसभा की सीट गई तो ये कहीं ना कहीं जीतना, इस सीट को पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, और एक बार फिर से लालचंद आपके पास आते हुए। लालचंद, तो देखिए गाजियाबाद में तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ गरजते हुए नजर आएंगे और गाजियाबाद से ठीक वो दिल्ली भी पहुंचेंगे, दिल्ली में भी तमाम दिग्गजों से मुलाकात करेंगे। ऐसे में दिल्ली दौरे के क्या कुछ सियासी मायने, दिल्ली में कौन सी रणनीति तैयार की जाएगी इन सीटों को फतेह करने के लिए? बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां आज करते हुए दिखाई दे रहे, जनसभाएं भी करते हुए दिखाई दे रहे, तो वही दिल्ली भी पहुंचेंगे गाजियाबाद के बाद, रोड शो खत्म करने के बाद। तो ये माना जा रहा है कि जहां वो एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे तो वहीं अपने बड़े नेताओं से भी मुलाकात करेंगे, चाहे वो अमित शाह की बात की जाए, चाहे जेपी नड्डा की बात की जाए, हो सकता है प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं धुआंधार प्रचार प्रसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो वहां पर करते हुए दिखाई दे। इसके बाद उत्तर प्रदेश की कमान वो लगातार संभाले हुए हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जो बीजेपी के प्रत्याशी उनके पक्ष में कहीं ना कहीं माहौल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सत्ता में है और बीजेपी और खुद मुख्यमंत्री जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए लगातार काम करे, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए काम करे, जाहिर सी बात है उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देगा। और सर यही वजह है कि बीजेपी पूरी तरीके से यहाँ पर दावा करती हुई दिखाई दे रही है कि वो सभी 9 सीटों पर जीत हासिल करेगी। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि कितनी सीटों पर जो है कमल खिलेगा, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि पीडीए का नारा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने दिया था उसको लेकर चलती हुई दिखाई दे रही है उपचुनाव में भी, और उसी का काट जो है बीजेपी ने निकाला है और जातीय समीकरण के आधार पर उन्होंने टिकट का बंटवारा किया है, क्योंकि हर चीज पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि ओबीसी वोट बैंक सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, दलित वोट बैंक ज्यादा दिखाई दे रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश बीजेपी करते हुए दिखाई दे रहे। यही वजह है कि बीजेपी सभी 9 सीटों पर जीत हासिल कर सके, इसको लेकर तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी है, नेता है, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है और इसके साथ ही 30 मंत्रियों को हर एक क्षेत्र में जो है 3
मंत्रियों को जो है जिम्मेदारी दी गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री सुब्रत पवार, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि जिससे कि बीजेपी सभी सीटों पर जीत हासिल कर सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब दोबारा सत्ता संभाली उसके बाद से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम, युवाओं को रोजगार देने का काम, उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति हो सके, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो सके, उत्तर प्रदेश में रोजगार मिल सके, उत्तर प्रदेश को उद्योगी प्रदेश बनाया जा सके, विकास का प्रदेश बनाया जा सके, इसको लेकर काम किया। और साथ इन्हीं मुद्दों को लेकर बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के बीच जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये माना जा रहा है कि इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलने वाला है।